The video does not intend to hurt the sentiments of any person, community, or caste. However, if the video hurts anyone inadvertently, we would express our heartful apologies for the same. यह वीडियो किसी व्यक्ति, समुदाय या जाति की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं करता है। हालांकि अगर वीडियो किसी को अनजाने में चोट पहुंचाता है, तो हम उसके लिए अपने हार्दिक क्षमा याचना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डेमोक्रेटिकली इंडियन पे। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो फार्म बिल्स के ऊपर है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हम लोगों के डेमोक्रेटिकली इंडियन यूट्यूब चैनल का एक फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पे आप आके अपना मत रख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे बढ़ते हैं। फार्म बिल्स या एग्रीकल्चरल बिल्स जो भी हम कहते हैं, ये आज के टाइम में बहुत ही गर्म टॉपिक है। क्यों? हम देख ही सकते कि सिंगू बॉर्डर पे बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। फार्मर्स आके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और कह रहे हैं कि इन बिल को वापस लेने के लिए। ये क्यों हो रहा है, तो आज हम इस बारे में जानेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला चीज, हम लोग के किसान गरीब क्यों है? क्योंकि हमारे जो किसान है वो प्राइस लेते हैं, प्राइस डिसाइड नहीं करते। ठीक है, वो जिनको जो भी प्राइस दिया जाता है वो वही प्राइस ले देते हैं। जब भारत का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तब जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ था, जो बड़े लैंड थे, ठीक है, जो बड़े लैंड थे वो डिवाइड छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था और वहाँ पे जो गरीब मजदूर थे तो उन लोगों को दे दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, मजदूर गरीब थे और उनके पास मतलब साधन बहुत कम थे फार्मिंग करने के लिए। तो इसके कारण क्या हुआ था, वो लोग साहूकार या जो भी वहाँ पे अमीर आदमी थे उन लोगों के पास से लोन लेते थे। लोन लेने के कारण क्या होता था, उन लोगों का जो पैसा था वो चुका नहीं सकते थे वो लोग। तो इसके कारण क्या होता था कि उन लोगों का जो फसल है, जो प्रोड्यूस, जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस बनाते हैं, सोचिए कि चावल हुआ, कहीं गेहूँ हुआ, वो उनको कम दाम या तो फ्री में, मतलब उनका लोन चुकाने के लिए उनको दे देते थे कम दामों में या तो फ्री में। तो इसके कारण क्या होता था, फार्मर्स बहुत एक्सप्लॉइट होते थे। 1960s में जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, तब एपीएमसी का कंसेप्ट आया, जिसको हम साधारण भाषा में मंडीज कहते हैं। तो मंडीज में क्या होता था, किसान को अगर फेयर दाम मिले, मतलब सही उसका प्रोड्यूस के लिए उसको सही दाम मिले, तो इसके लिए क्या होता था कि एपीएमसी एक फेयर प्राइस रेगुलेट करता था। तो वो लोग क्या करते थे, तब मार्केट में जो मंडीज होता था वहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, तो उन लोगों को लाइसेंस लेके एपीएमसी के थ्रू उनको फार्मर्स के पास से प्रोड्यूस या तो फसल लेना पड़ता था एक प्राइस पे, फिक्स प्राइस पे, जो एपीएमसी सेट कर देता था। तो एपीएमसी का कंसेप्ट तो सही था, पर इसमें एक दिक्कत थी। मान लीजिए कि एक एपीएमसी मंडी में कोई किसान गया, ठीक है, तो वहां पे जाके अपना प्रोड्यूस बेच रहा है, अपना फसल बेच रहा है जाके। तो वहां पे अगर सोच लीजिए कि सारे मंडीज में जो ट्रेडर्स है, जो खरीदते हैं फार्मर्स से, उन्होंने अगर एक तय दाम पे, सभी ने मिल बांट के अगर एक तय दाम सेट कर लिया, ठीक है, एक ही प्राइस रेंज सेट कर लिया कि मान लीजिए कि आलू खरीदने के लिए वहां के ट्रेडर्स लोग जो है 20 रुपए सेट कर लिए हैं, तो क्या होगा, वहां पे फार्मर्स लोगों को 20 रुपए से ही खरीदना है। इसके कारण क्या होता है कि फार्मर को अपना सही दाम नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स लोग ही अपना दाम फिक्स कर देते हैं। इसके कारण फार्मर्स प्राइस टेकर्स बन गए प्राइस मेकर्स के कारण, और यही कारण के लिए फार्मर्स लोग अपने आप को बिजनेसमैन के हिसाब से ट्रीट नहीं करते। तो इस मंडी सिस्टम के कारण क्या होता था, फार्मर्स लोग बाहर जाके कहीं पे भी डील करके किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या भी किसी दूसरे डीलर के पास अपना सामान नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वो डीलिंग मंडी में रजिस्टर होना पड़ता था। तो इसके कारण क्या होता था कि फार्मर्स को उसके तय दाम पे ही, जो डीलर्स लोग सेट कर देते थे, उस तय दाम पे ही बेचना पड़ता था। और कई कई स्टेट में एक 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक मंडी है, जैसे कि मेघालय में, ठीक है, और कहीं कहीं पे तो एपीएमसी मंडीज ही नहीं है, जैसे कि केरला, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का घर है, ठीक है, कई सालों से। और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और बहुत सारे स्टेटों में, बंगाल में, वो लोग आके फार्मर्स के लिए खुद वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्यों मुझे पता नहीं, पर ये लोग खुद ही अपना एपीएमसी का कंसेप्ट नहीं मानते ये लोग, क्योंकि वहाँ पे एपीएमसी है ही नहीं भाई। किसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
फार्म बिल्स या एग्रीकल्चरल बिल, 3 बिल्स हैं। तो चलिए इन तीनों बिलों को हम लोग गौर से देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या बोला गया है इनमें। पहला बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ फेयर प्राइस एंड फार्म सर्विसेज बिल, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। इस बिल के तहत क्या होता है कि पहले क्या होता था, एपीएमसी मंडीज के अंदर फार्मर लोगों को ट्रेड करना पड़ता था, मतलब अपना सामान आके बेचना पड़ता था, या तो उनको प्राइवेट प्लेयर का भी ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, तो वो जाके प्राइवेट प्लेयर को भी, प्राइवेट किसी कंपनी को भी अपना सामान बेच सकते थे, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो मंडी में रजिस्टर्ड होना पड़ता था। इसके कारण क्या होता था, फार्मर्स लोगों को मंडी को एक कट देना पड़ता था, कुछ हिस्सा देना पड़ता था उस कॉन्ट्रैक्ट में से। तो इसके कारण, इस बिल के कारण क्या हुआ, जो बीच में जो जितना कट देना पड़ता था और जो मिडिल मैन का कॉस्ट था इन कंपनी और फार्मर लोगों के बीच में, वो हट गया। और क्या हुआ, मंडी में जो प्राइस का पहले से ही तय होना था, मतलब जैसे ट्रेडर्स लोग आके अपने आप ही सेट कर लेते थे कि इस चीज़ का दाम 20 रुपये होगा, तो 20 रुपये में ही लेना पड़ता था। तो फार्मर लोगों को क्या हुआ, एक ऑप्शन मिल गया कि चलो अगर मंडी में सही दाम मिल रहा है तो वहाँ पे बेचेंगे, नहीं तो जाके हम प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाके बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छा दाम मिलने वाला। इसके तहत क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। चलिए मान लीजिए कि आज आलू का दाम 20 रुपये किलो है, ठीक है, तो एक कंपनी आके एक फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है, हम आपसे इतने आलू लेंगे, तो आलू का दाम हम लोग आपको 25 रुपये देंगे। तो बाद में क्या होता है कि सोचिए कि मार्केट में वो आलू का दाम 15 रुपये हो गया, ठीक है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में जो 20 रुपये मेंशन किया गया था वही मिलेगा फार्मर्स लोगों को। पर इसका एक लूप होल भी है, जैसे कि अगर सोचिए कि मार्केट में आलू का दाम बढ़ गया, सपोज कि 20 की जगह 30 रुपये हो गया, ठीक है, तो फार्मर लोगों को तब 30 रुपये नहीं, वो 20 रुपये में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इसका नुकसान है। और एक चीज़ जो है, क्या हुआ इसमें, फार्मर लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो कंपनीज जो है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज जो है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर कर सकते हैं, मतलब इनको नहीं मान सकते, ठीक है। तो उनके पास एक बड़े बड़े एक्सपर्ट टीम भी होते हैं, लीगल टीम भी होते हैं, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, फार्मर्स लोग अपने आप को बहुत टेंशन में और अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक इंटरमीडिएरी बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को, जिसमें फार्मर्स लोग और गवर्नमेंट आके कुछ रूल सेट कर देते हैं, तो इनके बाहर जाके जो प्राइवेट कंपनीज है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पर ये जो डिस्प्यूट का जो सिस्टम दिया हुआ है, जो डिस्प्यूट को देखेगा, फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है जिसको वो रिड्रेसल करेंगे, वो सिस्टम बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें सब मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और सब मैजिस्ट्रेट के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो आके इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक ऐसा बॉडी बनाना पड़ेगा जो फार्मर्स को ये बिल समझाए और कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के समझाए, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का जो फार्मर्स है उतने एडुकेटेड होते नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, झमेला हो रहा है, तो इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी चल रहा है। तो एक ऐसा बॉडी बनाना पड़ेगा जो फार्मर्स लोगों को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाए और समझाए ठीक से कि चीज़ क्या बोला गया है। दूसरा जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज में इंक्लूड कर देती है, मतलब कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए सीरियल्स, पल्सेस, अनियन, सॉल्ट और पोटैटोस, इनको एसेंशियल लिस्ट में कर देते हैं। एसेंशियल लिस्ट में कर देने से क्या होता है, इनके स्टॉकिंग पे एक लिमिट चला आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्याज को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्याज को कोई स्टोर करेगा, ठीक है, मार्केट में अगर शॉर्टेज होगा तो इसका डिमांड बहुत ऊपर चला जाएगा। जब डिमांड ऊपर चला जाएगा, जब मार्केट में शॉर्टेज होगा, तब इसका प्राइस जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है तो उनको बहुत ज़्यादा दाम पे प्याज खरीदना पड़ेगा। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो थे, ठीक है, जैसे प्याज, आलू, जैसे कि आपका नमक हो गया, तो इनको एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इनको अगर गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल दिया है तो इसके कारण फार्मर्स लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम फार्मर्स लोगों का है, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इनको एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल दिया गया है, ठीक है, फार्मर्स को फेयर प्राइस नहीं मिलेगा, इनके पास से कम दाम से ही खरीदा जाएगा, और जो वेयर हाउस, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोग क्या करेंगे, आके वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज ये सब बना देंगे, वहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है।
और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ ये रहेंगे सिर्फ एट द टाइम ऑफ कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक और एट द टाइम ऑफ वॉरफेयर या तो इमरजेंसी, ये टाइम में ये सब चीज़ फिर से एसेंशियल लिस्ट में चला जाएगा। तो इनके कारण क्या होगा, फार्मर्स लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को फेयर प्राइस नहीं मिलेगा और मार्केट में इन लोगों का जो मतलब एसेंशियल कमोडिटीज जो है इनका दाम बहुत ऊपर चला जाएगा। इंडिया में अभी खाने का शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सरप्लस खाने का मतलब एक्स्ट्रा खाने का प्रॉब्लम चल रहा है। एफसीआई के गोडाउन में आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पल्सेस और व्हीट ग्रेन्स जो भी हो खाना पर के सड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग के इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम लोग के इंडिया में कि कोल्ड स्टोरेज का। अच्छा, अगर ये जो चीज़ मतलब बिल बनाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या करता है, प्राइवेट प्लेयर्स लोगों को मतलब आश्वासन देता है कि आप लोग आके यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज बनाइए ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण स्टोर कर सके, ठीक है। क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास अगर उतना फैसिलिटी और उतना फंड्स नहीं है, पर एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस का उतना फंड्स आसानी से कलेक्ट हो जाता है कि वो रातों रात एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। पर इसके कारण एक प्रॉब्लम हो रहा है, फार्मर्स लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, ये जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक होंगे ये लोग स्टोर करेंगे और डिमांड को बढ़ाएंगे और सप्लाई को घटा देंगे ताकि दाम बढ़ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला अभी कि एक ऐसा डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम बनाना चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट पे भी बताया कि वो फार्मर्स के बात को सुने और उसका मतलब कोई हल निकाले। और ऐसा एक इंटरमीडिएरी बॉडी बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि फार्मर्स लोग समझ पाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग के इंडिया में फार्मर्स लोग मोस्टली अनएजुकेटेड होते हैं या तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जानते नहीं। तो क्या होता है, इसमें मिसकम्युनिकेशन का गैप रह जाता है। अगर ये कम्युनिकेशन ठीक रहेगा गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर लोगों के बीच में, तो क्या होगा, ठीक से मतलब इतना प्रोटेस्ट, इतना बखेरा, इतना झमेला नहीं होगा, ये पीसफुली भी सॉर्ट आउट हो जा सकता है। तो यही बात है। तीसरा जो बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इस बिल के पहले क्या होता था कि अगर एक फार्मर है, ठीक है, उसको एक तय मंडी, जैसे कि उसके स्टेट के एक मंडी, उसके बाहर जाके ट्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। वहाँ पे जो दाम मिलता था उसको वही बेचने में मजबूर किया जाता था। अगर पकड़ लीजिए कि आलू का दाम 25 रुपये, ठीक है, तो फार्मर को 15 रुपये देके वहीं पे बेचने पे मजबूर किया जाता था, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं बेचता था तो बाहर में तो कहीं बेच नहीं सकता है, ठीक है, जो भी होगा मंडी में ही होगा। अगर वो नहीं बेचता है तो वहाँ पे उसका जो चीज़ है, जो प्रोड्यूस है, वो सड़ जाएगा, टोटली सड़ जाएगा, तो उसका नुकसान होगा। तो कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है ना, इसलिए वो लोग क्या करते थे, मंडी में ही अपना ट्रेड करते। इस बिल ने क्या किया, फार्मर्स लोगों को ये ऑप्शन दिया कि अगर तुमको अपने मंडी में अच्छा दाम मिल रहा है तो वहाँ पे बेचो, अगर तुम वहाँ के दाम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम कहीं भी प्राइवेट प्लेयर के पास जाके भी बेच सकते हो। हाँ, प्राइवेट प्लेयर का कॉन्सेप्ट तब भी था, पर क्या हुआ था, जो मैंने पहले ही बोला था कि जब प्राइवेट प्लेयर को, जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जब आप लोग मतलब जब फार्मर्स लोग बेचते थे प्रोड्यूस, तो उन लोगों को कट देना पड़ता था। तो इसके कारण क्या हुआ, ये मंडीज में अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब अभी रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी नहीं है। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल के पास जाके भी, प्राइवेट प्लेयर के पास जाके भी बेच सकते हैं, नहीं तो बाहर के मंडी के जाके भी बेच सकते हैं वो लोग। ये ऑप्शन उन लोगों को नया दिया गया है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, मतलब जो फार्मर्स लोग हैं, अगर उनको यहाँ पे आलू का दाम 20 रुपये नहीं मिलके अगर 15 रुपये मिल रहा है और बाहर कहीं पे भी अगर 20 रुपये का 20 रुपये ही मिल रहा है, तो वो लोग बाहर जाके बेचेंगे। नहीं तो अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स आके यहाँ पे 20 रुपये का जाकर 22 रुपये देंगे तो प्राइवेट के पास जाके बेचेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है इन लोगों का, फार्मर्स लोग ये सोच रहे हैं और जो मंडी के जो ट्रेडर्स है और जो यूनियंस है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि मंडी का इंपॉर्टेंस है वो हट जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स आके अकेले कब्जा कर लेंगे, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स आके ये जो मंडी सिस्टम इनको हटा देंगे, अपने आप मोनोपोली क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ये इन लोगों का मानना है। पर एक्चुअल बिल में मंडी को हटाने का कोई भी बात नहीं किया गया है, तो ये इनका मतलब थिंकिंग है। तो ये जो चीज़ है, यही प्रॉब्लम है इस 3rd नंबर बिल पे। तो हम लोगों ने तो तीनों बिल के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अभी कुछ देखेंगे हम लोग जाके, ठीक है, मतलब कैसे कैसे मतलब पागल लोग हैं यहाँ पे, मतलब सिंगू बॉर्डर पे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ नहीं जान के भी वहाँ पे चले आते हैं मुंह उठा के, क्योंकि वहाँ पे आके उन लोगों को भड़काया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे।
सरकार ने कितने बिल पास किए? कोई बिल नहीं पास किया। कोई बिल ही नहीं पास किया सरकार ने। ऐसा इन बिलों में क्या है जो किसान को मंजूर नहीं है? ये बिल है ही गलत है तो किसान को मंजूर। लेकिन सर इन बिलों में है क्या? मेरी बात सुनो, हमने रोटी खाई हुई है, हमारा पेट भरा हुआ पहले से ही, तो हमारे को जबरदस्ती रोटी क्यों खिलाई जा रही है? सर आपको पता है जो सरकार है उसने कितने बिल जारी किए हैं? 3 बिल जारी किए हैं। 3 बिल जारी किए हैं। सर पहले बिल में क्या है? मुझे इतना चल किसान ऐसी क्या चीज है जो किसान को नापसंद है? इसमें ये है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है नहीं चाहिए। सर उसमें है क्या? वहाँ पे सरकार ने कब बोला कि जो आपकी एपीएमसी सरकारी मंडियां हैं वो बंद करी जा रही हैं? तो बंद करी जा रही है। कहाँ बोला है? बोला है ना, कब बोला है? बोला है इस बिल में सारा। यहाँ पे आंदोलन में आए हो? आंदोलन जी नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम देखने आए हैं किसान को लिए। अच्छा ठीक है जाओ। तो सर ये 3 बिलों में क्या ऐसी परेशानी है जिसके पीछे इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया? सर देखो, अब मैंने खाना खाना ही नहीं, पेट भरा हुआ है, तो मेरे को क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है भी खाओ, आप खाओ? हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो खाने को कहाँ बोला है किसान ने? ये भी जो कौन से बिल की बात कर रहे हैं आप? जो तीनों बिल आप बोल रहे हैं, तीनों बिल हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तीनों बिलों में क्या है सर? सर अब जो हमारे सीनियर आगू है ये तो वो ही सारा कुछ बताएंगे, उन्होंने ही। इधर आओ भाई साहब। लेकिन आप आंदोलन में है तो कुछ आप दिमाग में तो रख के आएंगे कि ये चीजें हैं जिसके खिलाफ आप मेरे को आंदोलन, हमारा भाईचारा प्रोटेस्ट करना है। हमारा भाईचारा आया हुआ जी, हम तो उनके साथ खड़े हैं जी, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो सर यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके चल रहा है। अब तो 5 हो गए सर। 5 मुद्दे बताइए। 5 मुद्दे। पहले तो एमएसपी का, दूसरा कनेक्ट फार्म का, तीसरा बिजली का, चौथा पराली को आग लगाने का, और पांचवा है एमएसपी पे सरकार ने क्या कहा? अभी कुछ नहीं किया, कोई भरोसा नहीं है उसका। सरकार ने कितने बिल पास किए? कोई बिल नहीं पास किया। कोई बिल ही नहीं पास किया सरकार ने। तो अब यहाँ क्यों खड़े हैं? आगू खड़े मारे और उनसे बात। आपको बिल की कोई नॉलेज नहीं है? ओ बंदे खड़े हैं ना। बिल के बारे में आपको पता है सर? बिल के बारे में आपको पता है सर कुछ या नहीं? कुछ पता नहीं। नहीं पता। आइए अगला पकड़ते हैं। पाजी आप कहाँ से हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। नाम क्या आपका? अमनदीप। तो पाजी सरकार ने कितने बिल पास किए? उधर गल करो, उधर वैसे सरकार आप यहाँ पे आंदोलन को समर्थन देने आए ना? उधर गल बात करो। सरकार ने बिल कितने पास किए? बड़े साहब बैठे उसे। आपको इसकी नॉलेज नहीं है? आइए अगला पकड़ते हैं। आइए पाजी आप आंदोलन को समर्थन देने आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? तरन। सरकार ने कितने बिल पास किए? सरकार ने इसके बिल कितने पास किए हैं तुम बताओ? सब पास हुए, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, उस पे सरकार ने क्या कहा इसमें? तो हमारे प्रधान उधर बैठे हैं। तो आप वैसे आंदोलन आप यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं ना? हाँ समर्थन दे रहे हैं। आ जाओ उन्हें पकड़ते हैं, आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने क्या कहा इन बिलों में? इसके बारे में हम बोलेंगे, सीनियर से बात करें। तो अगर आपको अगर आप यहाँ पे मीडिया वाले हो, आप मोदी का बिकाऊ मीडिया है यार, हैं? मोदी का अरे बिकाऊ कह दिया, बिकाऊ। अगले से पूछते हैं, आ जाओ। तो ये थी सिंधु बॉर्डर की ऑन ग्राउंड रियलिटी, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग क्यों जमा है ये उन्हें खुद नहीं पता। आगे की खबरों के लिए बने रहिए वायरल वर्सेस फैक्ट। तो वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मतलब इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या बिल है, कितना बिल पास हुआ, क्या चीज़ लिखा गया इस बिल में, क्या क्या मतलब क्लॉजेस है इस बिल में, क्या क्या नहीं है, क्या है, मतलब इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। जस्ट मुंह उठा के चले आए, हगना है वहाँ पे हग दिए, बस इन लोगों का यही काम है। दिन भर हगना होता है, ये लोग आके हग देते हैं। तो मेरा एक सवाल है, जैसे ये जो 1 नेशन 1 मार्केट का जो थ्योरी है, ठीक है, ये कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 1 नेशन 1 मार्केट थ्योरी रहेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर ये लोग 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही ये मैनिफेस्टो में था इन लोगों का, तो इन लोगों का प्रॉब्लम क्या? ऑपोजिशन का प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। मजा आया। और एक मजेदार मैं आपको चीज बताता हूँ कि आज क्या हुआ। तो पंजाब हरियाणा में हम लोग देख चुके हैं कि जियो का जो टावर्स है, ठीक है, मतलब रिलायंस जियो का जो टावर्स वगैरह फोन का है, सब उखाड़ के फेंक दिए गए, ठीक है। तो ये लोग सब बोल रहे थे कि अंबानी को हटाओ, अदानी को हटाओ, ये सब कर रहे थे। तो करने के बाद क्या हुआ, इन लोगों को खुद ही फोन कॉल आना, फोन कॉल जाना बंद हो गया, ठीक है। मतलब मूर्खता का एकदम कड़ा प्रमाण। इन लोगों से सीख लो कुछ। तो क्या हुआ, फिर ये लोग सड़क पे आके फिर अपने आप हाथ जोड़ के मांग रहे कि अंबानी को बोलो जियो का टावर ठीक कर देने। हाँ जी सरपंच ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਾਵਰ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਢਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। खैर ऐसे मज़ेदार चीज़ होते रहेंगे जब तक अपोजिशन अपना सत्ता पाना चाहेगी, पर मेरे को तो लगता है कि ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोग के डेमोक्रेटिकली इंडियन का एक फेसबुक ग्रुप भी है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और हाँ, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज यहीं पे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।